हाँ, तो आज की इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं कि अप्रमेय संख्या को अप्रमेय संख्या कैसे सिद्ध करते हैं। इसमें दो प्रकार के प्रश्न आते हैं, एक तो आपका प्लस माइनस वाला प्रश्न आता है और एक आपका सीधी संख्या दी रहती है जिसमें रूट लगा होता है और बोला जाता है कि सिद्ध कीजिए कि ये अप्रमेय संख्या है। ये वाला प्रश्न आपको देखने में थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, यानी कि थोड़ा हार्ड लग रहा है, लेकिन इससे ये आसान है। लेकिन मैं आपको इस वीडियो में इसे भी इतना आसान बना दूंगा कि आप मरते दम तक याद रखोगे। और ये खास बात यह है कि यह प्रश्न यानी कि इस टॉपिक से हर साल प्रश्न आते हैं, यानी कि यदि आप यह वीडियो देख लेते हो तो आपका 3 से 5 नंबर पक्का ही समझो। ठीक है, तो चलिए बिना कोई टाइम को वेस्ट किए हम शुरुआत करते हैं। उससे पहले एक मोटिवेशनल लाइन है जिसे सुन लीजिएगा और आपका एनर्जी भर जाएगा, जिससे आप पूरी वीडियो को देखना। कहता है कि संघर्ष जितना बड़ा होगा जीत उतनी ही शानदार होगी। ये लाइन हमारे विवेकानंद जी के द्वारा लिखा गया है, जो कि हम युवाओं के लिए बहुत बड़ी प्रेरणा स्रोत हैं भी। आप कभी आपके पास टाइम मिले तो उनके द्वारा लिखी गई बुक्स को पढ़िएगा, बहुत मजा आएगा, बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा। तो कहते हैं कि संघर्ष जितना बड़ा होगा जीत उतनी शानदार होगी। तो संघर्ष यानी कि मेहनत हम जितनी ज़्यादा करेंगे हमारी सफलता और हमारी जीत जो होगी उतनी ही शानदार, उतनी ही अच्छा और उतनी देखने लायक होगी। ठीक है, तो आप सब भी अभी से मेहनत कीजिए, टाइम है, वक्त है आपके एग्जाम में। आप भी अभी से पढ़ के अच्छा नंबर लाइए और खुद को भी गर्वान्वित महसूस कराइए और माता पिता को भी गर्वान्वित महसूस कराइए कि हाँ हम भी कुछ अच्छा कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। उससे पहले कुछ मुख्य बातें जो कि हमें जाननी चाहिए, जिससे कि आपको प्रश्न को हल करने में बहुत आसान होगा। जो चीज़ आपको उसमें यूज करना है यदि वो आप पहले से जान रहे होंगे तो आप क्वेश्चन को बहुत आसानी से सॉल्व कर लेंगे बाकी के दायरे में। ठीक है, कहता है कि प्रमेय संख्या को पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, यानी कि प्रत्येक प्रमेय संख्या को हम पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, जहां पी और क्यू सहअभाज्य संख्या है। चलिए ठीक है, यहाँ तक तो ठीक है कि सभी प्रमेय संख्या को हम पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं जहाँ पी और क्यू सहअभाज्य संख्या है। आप सोच रहे होंगे कि सहअभाज्य संख्या किसे कहते हैं। तो सहअभाज्य संख्या हमेशा जोड़ा में होती है, यानी कि दो संख्याओं को ही हम सहअभाज्य संख्याएं कह सकते हैं। दो संख्या होती है हमेशा, जैसे कि 2 और 3। अब यह सहअभाज्य संख्या क्यों है? क्योंकि इसका जो अपवर्तक उसमें मात्र एक ही ऐसा अपवर्तक है जो दोनों में है, यानी कि हम 2 को लिखे तो 2 गुना 1 लिख सकते हैं और 3 को लिखे हम तो 3 गुना 1 लिख सकते हैं। आप देख सकते हैं कि एक इसमें भी है और एक इसमें भी है, यानी कि वैसी संख्या जिसका अपवर्तक मात्र एक ही हो जो दोनों में मिल रहा हो, तो वही दो संख्या को हम सहअभाज्य संख्या कहेंगे और उसी संख्या से हमें परिमेय संख्या बनती है, यानी कि इसको हम 2/3 लिखेंगे। तो ये ऊपर जो 2 है और 3 है दोनों अपने में सहअभाज्य संख्याएं हैं। ठीक है, अब देखिए सहअभाज्य युग्म एक के अलावे कोई और समान फैक्टर या अपवर्तक नहीं होता। बताया आपको अभी कि सहअभाज्य युग्म किसको कहते हैं? जिस संख्या में एक के अलावा कोई और अपवर्तक फैक्टर नहीं होगा उसको ही हम सहअभाज्य संख्या कहते हैं। एक लाइन और जो कि आपके याद करने योग्य है, आप इसे याद कीजिएगा, याद करके रहेंगे तो आपको इसे प्रश्न बनाने में बहुत आसानी होगी। कहता है कि यदि पी क्यू को विभाजित करता है तो यहाँ होगा, एक बार देख लीजिएगा, मैं बताता हूँ, क्यू स्क्वायर होगा। ठीक है, यदि पी क्यू स्क्वायर को विभाजित करता है, याद रखिएगा कि यदि पी क्यू स्क्वायर को विभाजित करता है तो पी क्यू को भी विभाजित करेगा, जहां पी क्या होगा, जहां पे आपका पी एक सहअभाज्य संख्या है। पी कैसी संख्या है? तो सहअभाज्य संख्या। अभी आपको बताया कि सहअभाज्य संख्या किसको कहते हैं, तो सहअभाज्य संख्या का जो फैक्टर होता है हमेशा एक ही दोनों में मिलता है, उसी को हम सहअभाज्य संख्या कहते हैं। पी यदि क्यू स्क्वायर को विभाजित करता है तो इसका मतलब है कि पी क्यू को भी विभाजित करता है। जैसे आप एग्जाम्पल में मानिए दो जो है मानिए 16 को विभाजित कर रहा है जो कि 4 के स्क्वायर के बराबर है, तो 2 जो होगा 4 का यानी 4 को भी विभाजित करेगा। और 2 क्यों विभाजित कर रहा है? क्योंकि ये 2 प्राइम नंबर है। आपको यहाँ बताया ना, ये प्राइम नंबर मतलब सहअभाज्य संख्या, यानी कि यदि पी
P एक सहअभाज्य संख्या है और वो Q स्क्वायर को विभाजित कर रहा है तो वो Q को भी विभाजित करेगा। ठीक है, इतना समझ गए। अब आगे की ओर बढ़ते हैं। आगे कुछ और मुख्य बातें हैं जो कि हमें आपको जानना चाहिए। प्रतिक्रिया दी हुई है, ठीक है। उसके बाद परिमेय संख्या और परिमेय संख्या, परिमेय संख्या ये सभी लिखे हुए, यानी कि परिमेय संख्या और परिमेय संख्या का जोड़ हमेशा परिमेय संख्या होगा। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का जोड़ हमेशा अपरिमेय संख्या होगा। यानी कि यदि एक अपरिमेय संख्या मिला तो वह अपरिमेय ही हो जाएगा। अब अपरिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का जोड़ परिमेय संख्या भी हो सकता है, अपरिमेय संख्या भी हो सकता है। यानी कि आपको याद रखना है कि परिमेय संख्या और परिमेय संख्या का जोड़ हो या घटाव हो या गुना हो या भाग हो, यदि सिर्फ परिमेय संख्या है तो वो हमेशा परिमेय संख्या ही होगा। यदि एक भी अपरिमेय संख्या है और उसका यदि जोड़ दिया हुआ है या घटाव दिया हुआ है या भाग दिया हुआ या गुना दिया हुआ, वो हमेशा अपरिमेय संख्या होगा। यानी कि एक भी यदि गंदा बच्चा घुसा तो सभी बच्चा गंदा हो जाएगा। कहते हैं कि संगति यदि बुरी हो तो आप कितनी भी अच्छा है आप बुरा ही कह लेंगे। उसी प्रकार यदि परिमेय संख्या के साथ अपरिमेय संख्या का जोड़ होगा, घटाव होगा या गुना होगा या भाग होगा, वो अपरिमेय संख्या ही होगा। लेकिन जब अपरिमेय और अपरिमेय मिलेगा तो परिमेय भी हो सकता है, अपरिमेय भी हो सकता है और परिमेय भी हो सकता है। अपरिमेय परिमेय कुछ भी हो सकता है जब दोनों अपरिमेय मिले। ठीक है, तो आप ये भी समझ गए होंगे। ठीक है, तो अब हम प्रश्न की ओर बढ़ रहे हैं। प्रश्न है, कहता है कि सिद्ध कीजिए कि, यहाँ पे की होगा, ओ मिट ही गया ये। कहता है कि सिद्ध कीजिए कि √3 एक अपरिमेय संख्या, यानी कि हमें √3 को अपरिमेय सिद्ध करना है। तो जब भी आपको किसी संख्या को अपरिमेय सिद्ध करना हो तो क्या करना है? सबसे पहला काम, अपरिमेय सिद्ध करने के लिए बोला है तो आप उसे उसका उल्टा मानिएगा कि परिमेय मान लेना है। यानी कि मानना है कि आपको √3 माना कि √3 एक परिमेय संख्या है। अपरिमेय बोला था, हम क्या करेंगे? अब परिमेय मान लेंगे। माना कि √3 एक परिमेय संख्या है। अब पता है आपकी, जब ये √3 एक अपरिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, तो इसको हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। और जहां पर p और q क्या होगा? जहां p और q सहअभाज्य पूर्णांक होंगे, क्या होगा? सहअभाज्य पूर्णांक है। ठीक है, जहां p और q सहपूर्णांक लिखा गया, सहअभाज्य पूर्णांक है। ठीक है, जब p और q सहअभाज्य पूर्णांक है तभी तो ये परिमेय संख्या हो सकता है ना। ठीक है, अब दोनों तरफ वर्ग करेंगे। क्या करेंगे? दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर, इधर जब √3 का आप स्क्वायर कीजिएगा, वर्ग कीजिएगा, तो ये हो जाएगा 3, और ऊपर नीचे जब इसका और इसका स्क्वायर कीजिएगा तो p²/q²। अब q² आपके लेफ्ट साइड आएगा तो यानी कि ये हो जाएगा 3q² = p², यानी कि 3p² को विभाजित कर रहा है, तभी तो हो रहा है नहीं। यानी कि आप देखिए, जैसे कि आप लिखते हैं 2 8 को विभाजित कर रहा है। ठीक है, तो 2 × 4 यानी तो 4 भी 8 को विभाजित कर रहा है। यानी कि यदि 3p² को विभाजित कर रहा है, इसका मतलब है कि 3p² को विभाजित कर रहा है। लिखेंगे 3p² को विभाजित कर रहा है, तो 3p को भी विभाजित करेगा। 3p को भी विभाजित करेगा। आप सोच के देखिए, यदि 3p को भी विभाजित कर रहा है, p को विभाजित कर रहा है, यदि यही 3q को भी विभाजित करे
तो आपको नहीं लगता कि सिद्ध हो जाएगा कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। यही तो हमें निकालना है कि दोनों में कॉमन फैक्टर 1 के अलावे और यदि कोई संख्या है तो इसका मतलब है कि यह एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, अब क्या करेंगे, हम लिखेंगे कि P बराबर लिख सकते हैं P बराबर 3C। ठीक है, P बराबर 3C लिखते हैं। 3 बराबर PC लिखने पर आप लिखिए, लिखने पर 3 बराबर PC, रुक जाइए, 3 बराबर, थोड़ा भाषा जितना अच्छा लिखिएगा नंबर उतना अच्छा देगा। 3 बराबर P बराबर 3C लिखने पर, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए, इक्वेशन फर्स्ट, तो ये हो जाएगा 3 यहाँ इंटू 9 P की जगह आप जब C रखेंगे तो पहले आपको ये ऐसा ही लिख देते हैं, 3P² बराबर, सॉरी ये Q है ना, ये तो Q होगा, ये यहाँ पे Q होगा, ये हो जाएगा 3Q²। ठीक है, और यहाँ पे भी होगा Q। ठीक है, (3Q²) इक्वेशन, ये फर्स्ट इक्वेशन है आपका, 3Q² बराबर P²। अब P का मान आप रखिए इस समीकरण में, तो ये हो जाएगा 3Q² बराबर P का मान 3C है, P बराबर 3C है, P बराबर कितना है 3C, तो P² बराबर हो जाएगा 9C², P बराबर हो जाएगा 9C²। ठीक है, P बराबर क्या हो जाएगा 9C²। अब इसको लिख सकते हैं, अब ये 3 इधर जाएगा तो Q² बराबर हो जाएगा 3C², 3C² हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि इसका अर्थ है 3, आप देखिए 3C² बराबर Q² है, यानी कि 3Q² को विभाजित कर रहा है, तो 3 यानी कि 3Q को भी क्या करेगा, विभाजित करेगा, 3Q को भी विभाजित करेगा। अतः इससे हमारा, आप देखिए, आप यहाँ देखिए कि 3P² को 3P को भी विभाजित कर रहा है और 3Q को भी विभाजित कर रहा है। इसका मतलब है कि हमारा मानना गलत हुआ। ये प्रश्न इसको नीचे कर देते हैं। ठीक है, थोड़ा वेट कीजिएगा, बस हो गया। अब इसका मतलब है कि हम जो माने वो गलत हो गया, कि यानी कि हमारा मानना गलत हुआ कि √3 एक परिमेय संख्या है, √3 एक परिमेय संख्या है। अतः लिखा गया, अतः √3 एक अपरिमेय संख्या है। √3 कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या। क्या किया, कुछ नहीं किया, बस
बहुत सिंपल था। हमें कह रहा था कि √3 सिद्ध कीजिए कि √3 एक अपरिमेय संख्या है, क्या कि उसके विपरीत माने कि √3 एक परिमेय संख्या है। फिर √3 यदि परिमेय संख्या है तो हम उसे p/q के रूप में लिख सकते हैं। p/q के रूप में लिखें, उसके बाद दोनों तरफ वर्ग कर दिए। दोनों तरफ वर्ग करने के बाद हमें p² बराबर 3c मिला, यानी कि p² बराबर 3q² मिला, यानी कि 3 p² को विभाजित कर रहा है और 3 एक प्राइम नंबर यानी कि सहवाचक संख्या है, तो 3 p को भी विभाजित करेगा। फिर हमने p का मान 3c माना, ठीक है, p को हम 3c माने। फिर इसी प्रकार से हमें3 q को भी विभाजित कर रहा है, यानी कि p और q का एक के सिवा एक और कॉमन फैक्टर है जो 3 है, जो कि दोनों संख्याओं को विभाजित कर रहा है, इसलिए यह एक अपरिमेय संख्या होगा। हमारा मानना गलत हुआ कि √3 एक परिमेय संख्या है, ठीक है। इसी प्रकार से आप √5 का भी निकाल सकते हैं, √2 का भी निकाल सकते हैं, √7 का भी निकाल सकते हैं, यानी कि एक डिजिट में जो संख्या दिया हुआ उसका यदि आपको सिद्ध करने के लिए बोला जाए कि सिद्ध कीजिए कि यह एक अपरिमेय संख्या है, तो आप इसी प्रकार से करेंगे, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं कि दर्शाइए कि एक इस प्रकार का भी प्रश्न आता है, तो दर्शाइए कि 5 - √3 एक अपरिमेय संख्या है। 5 - √3 कैसी संख्या है? अपरिमेय संख्या है, सिद्ध करना है। तो फिर से वही बात, क्या करना है? हल माना कि 5 - √3 यानी कि 5 - √3 एक परिमेय संख्या है। जब 5 - √3 एक परिमेय संख्या है तो हम लिख सकते हैं कि 5 - √3 बराबर p/q, जहाँ p और q सह अभाज्य पूर्णांक है। p और q कैसी पूर्णांक है? तो सहअभाज्य पूर्णांक है। अब फिर से हम क्या करेंगे कि दोनों तरफ वर्ग करेंगे, ठीक है। दोनों तरफ वर्ग नहीं, अभी दोनों तरफ वर्ग इसमें अभी नहीं करेंगे। अब हम इसको लिख सकते हैं √3 को उधर ले जाइए, √3 को इधर ले जाएंगे तो 5 - p/q बराबर √3। बस हो गया, इतना ही करना था। क्या निकल के आया? 5 - p/q बराबर √3, ठीक है, √3। इससे यह विरोधाभास होता है कि, या पहले ऐसे लिखे, हम जानते हैं कि हम जानते हैं कि p और q पूर्णांक है, p और q पूर्णांक है, तो 5 - p/q भी पूर्णांक, यानी कि 5 - p/q भी परिमेय संख्या होगा, परिमेय संख्या होगा। अतः √3 एक अपरिमेय संख्या है। √3 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। √3 कैसी संख्या है? तो ये अपरिमेय संख्या है। इससे तथ्य का, यानी कि हमारे तथ्य का या हमारी अवधारणा, इससे हमारा, यह लिखिए कि इससे हमारा मानना गलत हुआ कि 5 - √3 एक परिमेय 5 - √3 एक परिमेय संख्या है। अतः
लास्ट में लिख सकते हैं अतः निष्कर्ष यह हुआ कि अतः निष्कर्ष यह हुआ कि 5 - √3 एक अपरिमेय संख्या है। देखिए यहाँ पे समझाते हैं थोड़ा। 5 - p/q, 5 आप जानते हैं कि एक परिमेय संख्या और एक पूर्णांक है, और p और q भी पूर्णांक है। तो हम आपको बताए थे, पीछे पढ़ाए थे कि यदि परिमेय संख्या और परिमेय संख्या का जोड़ हो या घटाव हो या गुना हो या भाग हो तो वो परिमेय संख्या ही होगा। और √3 एक अपरिमेय संख्या है, और यहाँ पे दे दिया है कि परिमेय संख्या, ये परिमेय संख्या और ये अपरिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या बराबर अपरिमेय संख्या, इससे हमारे कथन का विरोधाभास होता है कि परिमेय संख्या बराबर अपरिमेय संख्या होगा। और तो इससे हमारा कथन मानना गलत हुआ कि √5 - √3 एक अपरिमेय संख्या है। अतः हम निष्कर्ष यह हुआ कि 5 - √3 एक अपरिमेय संख्या है। इसी प्रकार से सिद्ध करना है। आशा करते हैं कि आप सबको यह वीडियो अच्छा लगा हो। यदि अच्छा लगा हो ये और आपके जरूरी का वीडियो रहा, आपको तैयारी में या आपको यह क्वेश्चन क्वेश्चन का आंसर सॉल्यूशन सही से पहुंचा सके हो, तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों तक शेयर कीजिएगा, और आगे की तैयारी के लिए आप अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर से किसी और नेक्स्ट वीडियो में। यदि आपको किसी वीडियो पे या किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा।